हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। ठीक है, इसका जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को हम अब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपने इम्पोर्टेंट प्रश्नों की तरफ। और उसके बाद प्रश्नावली 1.1 जो है परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, और उसके बाद प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 क्या है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। आता भी है तो एक दो नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है, और लेकिन हमारा जो है कि प्रश्नावली 1.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, इन प्रश्नों के अलावा उसमें प्रश्नावली के अलावा आप एक उदाहरण को, ठीक है, उदाहरण को भी पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी वो प्रश्नावली ना आकर के उदाहरण भी आता है। तो आप उदाहरण भी इसको, ये उदाहरण 11 को भी पढ़ लीजिए, उदाहरण 10 को भी पढ़ लीजिए। ठीक है, और उदाहरण 9 को आप इन तीनों उदाहरण को क्या कीजिएगा कि आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एक प्रश्न बताने से पहले आपको एक परिमेय समझाते हैं। ठीक है, परिमेय जिनसे जिनसे क्या होगा, ये सवाल जो है सॉल्व होगा। एक बिना परिमेय का नहीं होगा। तो परिमेय में क्या बोलता है 1.3, एक परिमेय 1.3 है, एक परिमेय क्या है 1.4 है। ठीक है, तो 1.3 क्या बोलता है, मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। यानी पी जब ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। ठीक है, और उसके बाद हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। ये जो है परिमेय है, इस सवाल में क्या होगा, हमारा काम करेगा। ठीक है, तो जहाँ काम करेगा तो हम बताएंगे, और हम क्या करेंगे, तीनों क्या है सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो लंबा होगा तो हम 2 ही सवाल सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में फिर तीसरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम प्रश्न 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न हमारा 1 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे पहला। ठीक है, तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व। तो इसके विपरीत हम क्या करेंगे, मानेंगे इसके विपरीत माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बोला कि सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है, तो लेकिन हम क्या करेंगे, इसके विपरीत मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर पुनः माना, ठीक है, पुनः मानेंगे P और Q एक सह अभाज्य। ठीक है, P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब अब जो संख्या स्वयं से कटे, और इसका जो है उभयनिष्ठ तथा इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब कि P और Q एक से कटेंगे और अपने स्वयं से कटेंगे। सहअभाज्य संख्या है कि वो जो स्वयं के, जैसे 5। ठीक है, जैसे 5, अब 5 को ले लीजिए, स्वयं से कटेगा या तो एक से कटेगा। ठीक है, तो वही सहअभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, और इसका कोई और क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक है, P और Q क्या है, वो सहअभाज्य है। ठीक है, तथा, ठीक है, तब क्या होगा, P/Q इक्वल टू √5, क्या हम लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, P इक्वल टू Q √5, ये हमारा हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, P² इक्वल टू 5Q² हो जाएगा। ओके, P² 5Q² जो है तब, ठीक है, P² इक्वल टू 5Q² हो गया। तो क्या इसमें क्या होगा, अतः प्रमेय
फर्स्ट से देखिए हम आप क्या क्या कर रहा है, पी ए स्क्वायर को विभाजित कर दिए, पी एक अभाज्य संख्या है, पी ए स्क्वायर को भी विभाजित कर सकती है, ए को भी विभाजित कर सकती है। ठीक, हमारा यही प्रमेय है, तो अब प्रमेय यही लगेगा हमारा। तो ये कैसे लगेगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी स्क्वायर को 5 क्यू स्क्वायर आता है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित तो होगा क्या, कैसे, यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 5 हो सकता है ना, जब होगा तो यानी जो है 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से क्या हुआ, बोला है पी स्क्वायर ए को भी विभाजित कर सकता है। यहाँ पे देखिए प्रमेय क्या बोल रहा है कि पी ए स्क्वायर को भी विभाजित कर सकता है, तो पी ए को भी विभाजित कर, पी ए को भी विभाजित कर सकता है। तो क्या हम करेंगे यहाँ पे, अतः प्रमेय 1.3 से पी 5 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, P5 को भी विभाजित करेगा। तो क्या कर सकते हैं, तो अतः हम P इक्वल टू 5 से लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। अब ये कैसे लिख सकते हैं, ऐसे समझे, तो P जब 5 को विभाजित करेगा, P5 को विभाजित करेगा इक्वल टू C, जो जहां C एक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, C क्या है, कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, उससे हमसे कोई मतलब है C से। तो क्या है P/5 इक्वल टू, तो हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू 5C, यही आया है ये। ठीक है, P इक्वल टू 5C, A का मान रखने पर, A का मान कहाँ रखेंगे हम, ठीक है, और A का मान बोल रहे हैं यहाँ पे, जहाँ P का मान, P इक्वल टू, ठीक है, P का मान, P इक्वल टू 5C, P का मान कहाँ पे रखेंगे हम, यहाँ पे। ठीक है, P का मान हम यहाँ पे रखेंगे, यह यहाँ पे नहीं, P का मान इसमें रखेंगे। ओके, तो P का मान हम इसमें रखेंगे। जब P का मान हम इसमें रखेंगे तो इसमें क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25। ठीक है, C स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, जब इसमें रखेंगे P स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 25C स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर कट जाएगा, तो 5 बचेगा, यानी 5C स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह आ गया ना, अतः ठीक है, क्या होगा, अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, 5 जो क्यू स्क्वायर 5 से भी विभाजित होता है। ठीक है, जब 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित होता है, प्रमेय 1.3 से, ठीक है, प्रमेय 1.3 से क्यू जो है 5 से भी विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। तो यहाँ इसमें हम बताइए P अतः पूर्णांक P और Q में 5 उभयनिष्ठ गुणांक प्राप्त होता है। यानी हम P और Q में जहाँ पे हैं, यहाँ पे हमने रिलेशन बताया। ठीक है, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन किया तो हमें क्या हो गया, 5 इसमें भी विभाजित करता है, 5 इसमें भी विभाजित करता है। ठीक है,
अतः क्या होगा कि 5 क्या है उभयनिष्ठ एक गुणांक हमें प्राप्त होता है, परंतु ठीक है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्यों विरोधाभास प्राप्त होता है? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या क्या कहा था, क्या किया था, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। ठीक है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, जैसे 5 है, 5 स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए उभयनिष्ठ इसका गुणनखंड एक 5 और मिल गया, यानी 1 भी है और 5 भी है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ 5 लीजिए, ठीक है, यहाँ पे जैसे 3 है, 3 स्वयं से कटेगा और 1 से भी कटेगा। ठीक है, तो 3 स्वयं से, ये क्या है उभयनिष्ठ है। ठीक है, लेकिन इसका क्या है, क्या पी और क्यू का हमें 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो गया, तो इससे क्या हो गया, हमें विरोधाभास उत्पन्न हो गया। हमें यह विरोधाभास ठीक है, यहाँ क्या होगा, पेपर में लिखना पड़ेगा, यहाँ मैं विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः √5 एक परिमेय संख्या है, यानी हमें जो गलत हमारी अवधारणा थी, सी कल्पना थी, हमें गलत कल्पनाओं के कारण क्या है, √5 क्या है एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा क्या हो गया कि पहला जो प्रश्न फाइनल हो गया। हम प्रश्न संख्या और दूसरा की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा दूसरा क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, हम पहले, ठीक है, प्रश्न संख्या पहले की तरह ठीक इसे भी करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ठीक प्रश्न संख्या पहले की तरह हमें क्या बोलना है कि इसके विपरीत, ठीक है, प्रश्न संख्या दोहरा सॉल्व क्या करना होगा, सबसे इसके विपरीत, इसके विपरीत माना। ठीक है, प्रश्न क्या है कि 3 + 2√5 क्या बोला है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना इसके विपरीत √3 + 2√5 क्या है, एक ठीक है परिमेय संख्या है, इसके हमको विपरीत मानना है। ठीक है, पुनः माना P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, P और Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, जिनका अब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, वो जो पिछले प्रश्न की तरह उभयनिष्ठ गुण संख्या 1 होगा और कोई भी गुण संख्या नहीं होगा। ठीक है, तब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q = क्या होगा, 3 + 2√5 क्या होगा, हम √5 को अब एक तरफ रखेंगे और इन सभी को एक तरफ लाएंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, 2√5 = क्या होगा, P/Q - 3 हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, अब 2 बचा है, √5 में क्या है गुणनखंड 2 है, तो √5 = P/2Q, ठीक है, -3/2 इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना हमारा क्या होगा, आ गया। अब उसके बाद क्या है, चूंकि
यहाँ पे देखिए 2Q, ठीक है, 2Q और 3, हमने P और Q क्या माना था, एक सहभाज्य संख्या है, ठीक है, और सहभाज्य संख्या जो कि एक पूर्णांक है, ठीक है, P और Q पूर्णांक है, और 3 और 2 क्या है, ये भी हमारा पूर्णांक है, ये भी हमने संख्या से कटेगा 1 से, ठीक है, चूंकि 2, 3, P और Q एक पूर्णांक है। जब एक P और Q, ठीक है, 2, 3 P और Q एक पूर्णांक है, इसलिए ठीक है, P बाई 2Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या हो गया। जब ये परिमेय संख्या होगा, अर्थात जब इसके इक्वल टू √5 है, ठीक है, इसके इक्वल टू √5 है, तो √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या होगा, एक जब √5 परिमेय संख्या होगा, ठीक है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इस तथ्य का क्या हो गया, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमें यह विरोधाभास, ठीक है, अतः हमें यह विरोधाभास अपनी गलत, ठीक है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। 3 + 2/5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः सभी कल्पनाओं से स्पष्ट, ठीक है, सभी कल्पनाओं से स्पष्ट होता है कि 3 + 2/5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, सिद्ध हो गया हमारा। तो हमें यही बस सिद्ध करना होगा, बस यही सबसे ट्रिक लगा करके 3 वाला भी हो जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है, इसलिए अगले वीडियो में हम क्या बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को बताएंगे। और यहाँ परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और केवल उदाहरण लगा लीजिएगा, क्योंकि अब उदाहरण के यह प्रश्नावली कभी प्रश्नावली नहीं आता है, उदाहरण दे देता है। तो हमें इसमें क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं इसमें करना था। हमने इस सवाल में सबसे पहले क्या करना था कि हमें पास एक प्रश्न दे दिया है कि √5 से देखिए, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यही भरना ही देगा, √3 दे देगा, √7 दे देगा, और √10 दे देगा, ठीक है, जो कि अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, जो स्वयं से कटे उन्हीं संख्याओं को देता है, ठीक है। √2 भी दे देगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, वे पुनः इसके विपरीत क्या मानेंगे, P और Q क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड है। उसके बाद P और Q को P और Q लिखेंगे, इक्वल टू क्या 5 हो जाएगा, √5 P इक्वल टू है। अब इनमें क्या होगा, दोनों पक्षों का फिर पुनः वर्ग करेंगे, वो वर्ग करने के बाद P स्क्वायर जब 5 वो प्रमेय 1.3 से आपको पेपर में प्रमेय 1.3 ए नहीं लिखे, वो ए वाला ए नहीं लिखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं।
तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, अतः प्रमेय 1.3 से पी 5 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अतः हम p = 5 से लिख सकते हैं, यानी जब p 5 को विभाजित करेगा तो p/5 लिख सकते हैं, = c हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं, जो एक पूर्णांक है, जो एक कोई पूर्णांक है c। ठीक है, तो p का मान रखेंगे इसमें, p का मान जब हम इसमें रखें तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, तो हम इतना सॉल्व क्यों किए, क्योंकि हमें p और q में सहभाज्य गुणनखंड है, तो उसमें एक ही उभयनिष्ठ इसका गुणनखंड, हमें एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त करना था, जो हमें 5 प्राप्त हुआ था। जो हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5, जब 5 प्राप्त हो गया तो इसमें क्या हो गया कि हमें ये सभी, अतः पूर्णांक इससे देखो उभयनिष्ठ 5 जब प्राप्त हो गया, परंतु इससे हमें विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि इसका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड था, एक हमें 5 और मिल गया, तो इससे क्या होगा, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो हमें यह विरोधाभास गलत कल्पनाओं के कारण, ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। ये जो हमारी जो है अपनी जो है गलत कल्पनाओं के कारण √5 ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट पे जरूर बताना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।